नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी सुरेखा की पेशानी पर बल चढ़े हुए थे। चेहरा पर तनाव की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती थी। माया ने महसूस किया कि स्टाफ रूम में सुरेखा के प्रविष्ट होते ही सभी उपस्थित शिक्षिकाएं मुंह दबाकर अपनी व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट छुपाने का असफल प्रयास करने लगी थी। अपनी सहेली के प्रति माया का मन सहानुभूति से भर उठा, लेकिन सुरेखा को तो मानो लोगों की व्यंग्यात्मक निगाहों की कोई परवाह ही नहीं थी। वह दंदनाती हुई आकर माया के पास रखी कुर्सी खींचकर बैठ गई। माया ने चुपचाप अपने सामने रखा पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसे उसने एक ही सांस में खाली कर दिया। पानी में मानो कोई शक्तिवर्धक औषधि मिली थी, जो गले के नीचे उतरते ही अपना सारा असर दिखाने लगी थी। अब तो हद ही हो गई है। तुझे तो पता ही नहीं है मेरे सास ससुर आए हुए हैं। उनकी टोका टोकी की आदत ने मेरे तो नाक में दम कर रखा है। सवेरे सवेरे बाई के छुट्टी पर चले जाने के फ़ोन से मूड वैसे ही ख़राब था। चाय का कप लेकर रसोई से बाहर निकली तो सास ने बिना नहाए रसोई में जाने के लिए टोक दिया। बड़ी कोफ्त होती है ऐसे दकियानुसी सोच वाले लोगों से। और उससे भी ज़्यादा खीज हो रही थी मुकेश से। सब कुछ देखते समझते हुए भी अखबार में मुंह डाले ऐसे बैठे रहते हैं मानो सारा घटनाक्रम कहीं टीवी पर चल रहा हो। अच्छा अब शांत हो जा, तू हर बात पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती है। माया के समझाने पर सुरेखा और चिढ़ गई। जिस पर बीतती है वही जानता है। प्रेशर झेलते झेलते मुझे तो लगने लगा है कि मैं प्रेशर कुकर ही बन गई हूँ। और कभी अतिशय प्रेशर के दबाव से यह कुकर फट गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? माया ने पूछा। गुस्से और तनाव ने सुरेखा के सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। वह किम कर्तव्य विमूढ़ सी माया को ताकने लगी तो माया का मन एक बार फिर उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। अभी हम दोनों की क्लास का वक्त हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्लास के बाद फुर्सत से बैठकर बात करते हैं। माया अपने नोट्स संभालती उठ खड़ी हुई तो सुरेखा को भी बेमन से उठना पड़ा। क्लास में भी उसका मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। बेवजह ही एक लड़की पर बरस पड़ी। फिर पीठ पीछे कमेंट भी सुनने को मिल गया। मैडम घर पर पति और बच्चों से झगड़कर आती हैं और फिर सारा गुस्सा हम मासूमों पर निकालती हैं। सुरेखा मुड़कर कुछ और खड़ी खोटी सुनाने का मन बना ही रही थी कि तभी सामने से आते चपरासी ने जरूरी मीटिंग के लिए सभी को प्रिंसिपल के केबिन में इकट्ठा होने की सूचना दी। आज का तो दिन ही खराब है, न जाने सुबह किसका मुंह देखकर उठी थी। बड़बड़ाती सुरेखा मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। सभी टीचर्स इकट्ठा हो गए तो प्रिंसिपल सर ने मीटिंग का उद्देश्य स्पष्ट किया। हमारे बेहतरीन कार्य प्रबंधन को देखते हुए लगातार तीसरे वर्ष भी अंतर्राज्यीय साहित्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करने की जिम्मेदारी हमारे कॉलेज को सौंपी गई है। सभी ने कतरल ध्वनि से इस घोषणा का स्वागत किया। प्रिंसिपल सर ने प्रसन्न मुद्रा में बात आगे बढ़ाई। चूँकि इस उपलब्धि का श्रेय माया मैडम को जाता है, क्योंकि वे ही इसकी मुख्य कन्वीनर रही हैं, इसलिए इस वर्ष भी यह जिम्मेदारी मैं उन्हें ही सौंपता हूँ। माया व सुरेखा के अलावा बस एक दो चेहरों को छोड़कर शेष चेहरों पर ईर्ष्या की लपटें सुलग उठी। तभी माया का गंभीर स्वर गूंज उठा। सर, मैं चाहती हूँ कि अब यह जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी को खुद को साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सभी प्रतिभाशाली हैं और मुझे उम्मीद है कि वे और भी बेहतर परिणाम देंगे। ईर्ष्यादग्ध चेहरे यकायक ही शीतल हो गए और सभी की प्रशंसात्मक निगाहें माया मैडम की ओर उठ गई। मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि स्वयं मुख्यमंत्री जी रहेंगे। अतः इस वर्ष तो यह जिम्मेदारी आप ही को वहन करनी होगी, भले ही सबके सहयोग से। हाँ, उनकी कार्य क्षमता को परखते हुए आप अगले वर्ष के लिए कन्वीनर चुन सकती हैं। उम्मीद से एक बार फिर सभी की आंखें चमक उठी। आज लास्ट पीरियड के बाद आप सभी की मीटिंग होगी, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर माया मैडम जिम्मेदारियों का बंटवारा करेंगी। मीटिंग समाप्त हुई तो सुरेखा को लेकर माया कैंटीन की ओर बढ़ गई।
चल तुझे तेरी मनपसंद इलायची वाली चाय पिलाती हूँ। अच्छा, तेरा मूड कुछ ठीक हुआ या नहीं? मेरे मूड की छोड़, तुझे एक बार फिर कन्वीनर बनने की बधाई। कितनी तारीफ हुई तेरे काम की। दरअसल तुझ पर दूसरी जिम्मेदारियां भी तो हैं ना। घर पर भी पति और बच्चों का पूरा पूरा सहयोग मिल जाता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझ पर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है या मुझे घर का पूरा सहयोग मिलता है? मैंने तो तुमसे कॉलेज के इतर कभी कोई बात ही नहीं की। माया की प्रतिक्रिया ने सुरेखा को एक पल को सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई परस्पर अच्छी सहेलियां होते हुए भी माया ने कभी अपना कोई भी दुखड़ा उसके सामने नहीं रोया, न व्यक्तिगत और न व्यावसायिक। दरअसल सारे समय वही शिकायत करती और अपना रोना रोती रहती थी और माया का सारा समय उसे समझाने बुझाने में ही निकल जाता था। लेकिन प्रत्यक्ष में वह इतना ही कह सकी, वो दरअसल तुम हमेशा इतनी शांत और संयत बनी रहती हो तो मुझे क्या, हर किसी को यही लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। बातों ही बातों में चाय आ गई तो सुरेखा ने लपक कर कप उठा लिया। सवेरे तो सासू माँ की टोका टोकी से चाय का मज़ा ही किरकिरा हो गया था। तभी माया का मोबाइल घनघना उठा। हाँ कांत। ओह पर डियर मैं। हेलो हेलो, क्या हुआ, तुम्हारे पति का फ़ोन था? हाँ, पर पूरी बात नहीं हो पाई। ऑफिस में किसी ज़रूरी काम में फंस जाने की वजह से वे आज नील को नहीं लेने जा सकते। मुझे लाने को कहकर फ़ोन रख दिया। पर तुम्हें तो मीटिंग में उपस्थित रहना है, खुद तुम्हें लौटने में देरी हो जाएगी। बस घर वालों के ऐसे रवैये से ही तो हम तनाव में घिर जाती हैं। देखो, उन्होंने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। सुरेखा बोले जा रही थी, पर माया ने उसे अनसुना करते हुए दूसरा नंबर घुमा दिया था। हाँ मनोहर, कहाँ हो तुम इस वक्त? अच्छा, एक ज़रूरी काम आ पड़ा है। नील के पापा किसी ज़रूरी काम में फंस जाने की वजह से उसे लेने स्कूल नहीं जा पाएंगे और वह टैगोर बाल निकेतन में पढ़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो तुम ठीक 1:30 बजे स्कूल पहुंच जाना। वैसे तो वह तुम्हें पहचानता है, पर फिर भी उसकी एक बार मुझसे बात करवाना, वरना वह तुम्हारे साथ नहीं आएगा। हाँ, उसे घर छोड़ने जाओ, तब ऊपर जाकर मम्मी पापा जी से अवश्य मिल लेना। उन्हें कुछ काम हो तो वो भी कर देना, क्योंकि हम दोनों ही आज घर देरी से पहुँचेंगे। किसे फ़ोन कर रही थी? हमारा एक परिचित भरोसेमंद ऑटो वाला है, बहुत ज़रूरी होने पर हम उसे बुला लेते हैं। सुरेखा गौर कर रही थी कि इस दौरान माया एक बार भी न तो पति पर झल्लाई और न ही जिम्मेदारियों का रोना लेकर बैठी। मीटिंग के बाद भी 1 घंटा अतिरिक्त बैठकर माया ने सारा कार्यक्रम तैयार किया। इस दौरान कुछ टीचर्स स्वेच्छा से वहां रुकी थी, जिनमें सुरेखा भी एक थी। सबके रुके रहने की अपनी अपनी वजह थी। अधिकांश तो अगले साल कन्वीनर बनने का सपना संजोए थी, तो कुछ सुरेखा जैसी भी थी, जिन्हें घर से ज़्यादा यहाँ सुकून महसूस हो रहा था। प्रोग्राम रिपोर्ट तैयार होने पर अन्य टीचर्स को रवाना कर माया प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट दिखाने चल पड़ी। मैं भी तुम्हारे साथ घर लौटूंगी, कहते हुए सुरेखा भी साथ हो ली। माया उसकी मानसिकता बखूबी समझ रही थी। घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय अनुपस्थित रह वो अपना आक्रोश जता रही थी। पहला पृष्ठ पढ़ते पढ़ते ही प्रिंसिपल सर चौंक उठे थे। ये आपने कौन सी डेट्स रख दी मैम? इन दिनों तो मैं इंडिया से बाहर होऊंगा। ओह सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। आप अपनी सुविधा की डेट्स बता दीजिए, मैं फिर से प्रोग्राम तैयार कर दूंगी। माया की नरमाई से सुरेखा हैरान थी। वह होती तो अभी भड़क उठती। आपसे पहले डेट्स नहीं बताई गई? हम लोग इतनी देर से जुटे हुए हैं, घर वाले अलग परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए। मुझे आपको अपना प्रोग्राम पहले ही बता देना चाहिए था। खैर, कोई विशेष फेरबदल नहीं करना पड़ेगा। कल हूँ, पर कल तो छुट्टी है। आप ऐसा कीजिए, कल दिन में घर पर आ जाइए। हम एक मीटिंग में ही पूरा प्रोग्राम फाइनल कर लेंगे। और हाँ, लंच साथ में ही करेंगे। अरे नहीं सर, मैं ऐसे नहीं। नहीं नहीं, लंच तो आपको करना ही पड़ेगा,
मैं आप जैसी कर्मठ टीचर को अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। वाह भाई, तुम्हारे तो ठाठ हैं। बाहर आते हुए सुरेखा ने कोहनी मारकर माया को छेड़ा था, पर माया को तो अब घर की चिंता सताने लगी थी। आज वाकई बहुत देर हो गई है, घर बात कर लेती हूँ। लो, मीटिंग के वक्त फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, तब से ऐसे ही पड़ा है। माया घर पर फ़ोन लगाने लगी। फ़ोन बिज़ी आ रहा है। मेरे सास ससुर साथ ही रहते हैं। कुछ समय पूर्व पापा जी को लकवे का दौरा पड़ा था, इलाज चल रहा है, अब काफ़ी बेहतर है। अपराध बोध है तो यही कि हम दोनों ही उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाते। तबीयत पूछने के बहाने सुरेखा भी साथ हो ली। माया की चिंता उचित थी। घर में घुसते ही सासू माँ का सप्तम स्वर में प्रलाप आरंभ हो गया था। किसी को परवाह ही नहीं हमारी। तुम्हारे पापा जी की तो आज आवाज़ ही जाने वाली थी। मैंने फ़ोन पर डॉक्टर से दवा तो पूछ ली, पर लाकर कौन दे? तुम पति पत्नी ने तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे थे। जी, वो मीटिंग में माया ने सफाई देनी चाहिए, पर सासू माँ के सप्तम स्वर में उसका स्वर दब गया। वो तो भला हो उस ऑटो ड्राइवर का जो ऊपर पूछते चला आया। मैंने उससे दवा मंगवा ली। सुरेखा ने यह कहने के लिए मुंह खोलना चाहा कि माया ने ही ऐसा निर्देश दिया था, पर माया ने इशारे से उसे रोक दिया। बड़बड़ाती सासू माँ अंदर चली गई तो माया ने मुंह खोला। देखा नहीं अभी वो कितने गुस्से में है। गुस्सा इंसान की सुनने, सोचने, समझने की शक्ति छीन लेता है। अभी उन्हें कुछ भी सफाई देना बात को बढ़ावा देना होगा। गुस्सा शांत होने पर मैं खुद उन्हें सब समझा दूंगी। अब तुम घर जाओ, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। घर लौटते वक्त सुरेखा को पहली बार एहसास हो रहा था कि समान डिग्रियां होते हुए भी माया की तुलना में वह कितनी नासमझ है। एक दिन की छुट्टी के बाद कॉलेज के लिए निकलते हुए उसके कदम स्वतः ही माया के घर की ओर उठ गए। माया ने उसे देख सुखद आश्चर्य से भर उठी। आज तुम्हारे साथ कॉलेज जाने का मन है। बहुत अच्छा, आओ बैठो। पूरे घर में पसरती कढ़ी की सुगंध ने सुरेखा की नाक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह पूछे बिना न रह सकी। लगता है कुछ खास बन रहा है। मम्मी जी सिंधी कढ़ी बना रही हैं। हर चीज़ इतनी स्वादिष्ट बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रहने का मन करता है। उनके हाथों में जादू है। जादू वादू कुछ नहीं है, प्यार से दिल लगाकर कुछ भी बनाओ तो स्वादिष्ट ही बनेगा। मम्मी जी कलछी घुमाती रसोई से बाहर निकली तो सुरेखा ने उनके चरण स्पर्श किए। बाई तो प्रेशर कुकर में 4 सीटियां लगाकर बना जाती है कढ़ी, उसमें भला स्वाद कैसे आएगा? स्वाद तो सहज व स्वाभाविक रूप से पकी चीज़ में आता है। कहते हुए मम्मी जी फिर से रसोई में घुसकर कढ़ी के भगोने में कलछी घुमाने लगी तो सुरेखा भी पीछे पीछे पहुंच गई। वाह, क्या खट्टी मीठी सुगंध है, पर यह तो बार बार उबाल खाकर बाहर निकल रही है। आपको कलछी घुमा घुमा कर उसे गाढ़ा करना पड़ रहा है। अब स्वाद के मज़े उठाने हैं तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कॉलेज के रास्ते में सुरेखा को गंभीर सोच में डूबा देख माया समझ गई कि इस बार सोच की गाड़ी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कढ़ी के स्वाद की कल्पना में खोई हो या ज़िंदगी के स्वाद की, वैसे दोनों का फलसफा एक ही है। ज़िंदगी को भी यदि सहज व स्वाभाविक ढंग से जिया जाए तो उसका भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी को प्रेशर कुकर बनाओगी तो जीने का लुत्फ़ ही नहीं आएगा, और किसी दिन अत्यधिक प्रेशर से कुकर फट गया तो याद रखना सबसे ज़्यादा नुकसान भी कुकर को ही होगा। सुरेखा काँप उठी। तस्वीर के इस पहलू के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, तनाव, परेशानियाँ उतने ही स्वाभाविक हैं जितनी ईसीजी मशीन में स्क्रीन पर उभरती जिगजैग यानी ऊपर नीचे होती रेखा। जिगजैग रेखा ज़िंदगी का सबूत है। रेखा सीधी हुई तो ज़िंदगी खत्म। माया गंभीर थी, सुरेखा अवाक थी। कितनी मूढ़ है वह, अपने ही नाम के मर्म को नहीं समझ सकी। जिगजैग यानी उतार चढ़ाव युक्त रेखा ही तो ज़िंदगी की सबसे सुंदर रेखा है, सुरेखा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।